हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या पढ़ाया है। तो मैं आज दशमलव की संख्याओं के बारे में थोड़ा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दशमलव की संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। दशमलव की संख्या में छोटे संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, एक संख्या से पहले कितनी और दशमलव संख्याएं आ सकती हैं, या किन्हीं दो संख्याओं के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज। तो बच्चों, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि संख्याएं हमारी दो टाइप की होती हैं। एक मैंने आपको बताया था गैर दशमलव संख्याएं, दूसरा मैंने आपको बताया था दशमलव संख्याएं। गैर दशमलव संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं और काउंटिंग नंबर बोलते हैं। मैंने बताया था कि आप काउंट करना कहाँ से शुरू करते हैं। किसी टोकरी में आम है तो 1 2 3 4। किसी क्लास में बच्चे अगर आपको काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 5। किसी बाग में पेड़ पता करने हैं कि कितने हैं तो भी 1 2 3 4 5। तो हम ये संख्याएं जो 1 2 3 4 डॉट 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 होती हैं, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। यदि इन संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर लें, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये सभी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और यदि हम 0 1 2 3 4, अगर हम यहाँ धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 इस तरह से अगर हों तो हम इन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब हुआ कि पूरा पूरा अंक, ये पूरा अंक है, ये पूरा अंक है। इसीलिए हम सभी पूर्ण संख्या को भी पूर्णांक कह सकते हैं और सभी प्राकृतिक संख्याओं को भी पूर्णांक कह सकते हैं। मैं ये कहूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो बिल्कुल हाँ होती हैं, क्योंकि ये सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर हैं। क्या मैं ये कहूं कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो हाँ बिल्कुल होती हैं, क्योंकि ये सभी की सभी यहाँ पर हैं, इसलिए ऐसा हम कहेंगे कि ये होती हैं। अच्छा, यहीं अगर हम दशमलव संख्या की बात करें तो दशमलव संख्या पहले तो मैंने बताया था कि ये दो तरह की है, फिर मैंने दूसरी तरह की संख्या को और डिवाइड किया था। तो दशमलव संख्या दो तरह की है, एक शांत दशमलव, दूसरा अशांत। अशांत और अशांत को हमने कहा था कि अशांत दो तरह की है, एक है अशांत आवृत्ति और दूसरी है अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति शांत दशमलव संख्या कौन सी है? मैंने आपको बताया कि 7/2, जिसका यदि हम 7 में 2 का भाग करें तो 2 तिया 6, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। अतः ये बात हुई कि 7/2 और 3.5 बराबर है। ठीक है, 7/2 और 3.5 बराबर है। अशांत आवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहां 7 में 3 से डिवाइड करें तो 3 दूनी 6,
एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब हम और आप जानते हैं बच्चों कि ये भाग आगे कंटिन्यू रहेगा और ये 2.33333333 चलता रहेगा, और हमने इस प्रकार की संख्या को बोला कि ये है अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि अशांत आवृत्ति और किस किस प्रकार की होती है, तो 1.25 25 25 और ये 25 रिपीट होता रहे, इस 25 को रिपीट होने दीजिए आप, और ये 25 रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको कहेंगे कि 1.25 जो है वो अशांत आवृत्ति संख्या है। और इस प्रकार की दशमलव संख्याओं पर जो दशमलव के बाद जो अंक बार बार दोहरा रहे होते हैं खुद को, उन पर हम बार लगा देते हैं, और हम कहें, इसका मतलब हम समझते हैं कि 25 बार 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 अपनी आवृत्ति कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, तो 1.25 का मतलब ये हुआ। इसी प्रकार असंख्यों ऐसी संख्याएं होंगी, अनगिनत ऐसी संख्याएं होंगी, बहुत सारी होंगी। अब यहां देखते हैं, जैसे मैं कहूं 1.101213 और इसी तरह से ये भी चलती रहे और रिपीट ना हो, चलती रहे लेकिन रिपीट ना हो, जैसे 2525 रिपीट हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर कोई नंबर रिपीट ना हो, तो हम इसको कहते हैं अशांत। तो है अशांत ये भी है, क्योंकि दशमलव के बाद रुक नहीं रही है, दशमलव के बाद ये भी नहीं रुक रही है, तो ये दोनों ही अशांत हैं। लेकिन ये अशांत कैसी है, इस अशांत में कोई भी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, कोई भी दशमलव के पीछे वाली कोई भी डिजिट खुद को रिपीट नहीं कर रही है। चाहे 3 डिजिट भी अगर रिपीट करें तो हम तो फिर वो इस कैटेगरी की हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहीं पर एक संख्या और आप लोगों को लिख के दिखाऊं कि 1.121 तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं 121 121 121 बार बार खुद को दोहरा रहा है, तो 1.121 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा अशांत आवृत्ति। लेकिन यहाँ 1.010021 इस प्रकार से ये नंबर चलता चला जा रहा है और कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। ये हुआ शांत दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद रुक गए हैं तो शांत दशमलव, दशमलव के बाद चलती चली जा रही हैं संख्याएं तो अशांत दशमलव, दशमलव के बाद चलती चली जा रही हैं संख्याएं, ठीक है, लेकिन यहां पर रिपीट नहीं कर रही हैं, रिपीट नहीं कर रही हैं, आवृत्ति नहीं हो रही है, तो हम बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद संख्या चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, लेकिन खुद को रिपीट कर रही हैं, कभी 3 डिजिट के बाद, कभी 2 डिजिट के बाद खुद की आवृत्ति कर रही हैं, खुद को दोहरा रही हैं, तो हम इसको कहते हैं अशांत आवृत्ति और हम इसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति। अब आप लोग ये समझिए कि गैर दशमलव संख्याओं में यदि मैं आपसे ये कहूं कि एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप कहोगे 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, कितने पूरे अंक हैं, तो आप कहोगे कि 1 और 2 के बीच में कोई पूरा अंक नहीं है। लेकिन यहीं मैं जब आपसे ये कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं हैं, तो बताना असंभव है, तो बताना असंभव है कि कितनी दशमलव संख्याएं हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक संख्या है हमारे पास 1 और कहीं ना कहीं 1 के बाद मैंने मान लिया कि कोई संख्या 1.1 है। अब आपको मैं ये कहूं कि ये संख्या कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये संख्या परिमेय संख्या के साथ साथ मैं ये बातें बता चुका हूं कि ये संख्या परिमेय संख्या के साथ साथ गैर दशमलव संख्या भी है, और गैर दशमलव संख्या है इसका मतलब हम इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, और हम इसको पूर्णांक कहते हैं। और तो मैं ये कहूंगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो बताना असंभव है। किस प्रकार मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि किस प्रकार बताना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं इससे छोटी संख्या और लिखूं तो 1.01 ये जो संख्या है ये इससे भी छोटी है, इससे छोटी है ये संख्या, और इससे भी छोटी संख्या है 1.001, तो इससे भी छोटी संख्या ये है,
1.0001, इससे भी छोटी संख्या ये है। और मैं आपसे कहूँ कि 1.0000000000000000000001, ये संख्या जो है, ये संख्या, ये इस संख्या से भी बहुत छोटी है। ये वाली जो संख्या है, ये संख्या इस संख्या से तो बहुत बहुत छोटी है। तो एक से तो ये सभी बड़ी हैं, एक से तो ये सभी बड़ी हैं, लेकिन 1.1 से ये सब छोटी होती चली जा रही हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इससे भी छोटी संख्या पॉसिबल है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल हाँ पॉसिबल है। आप क्या करोगे, 1.0000000000 और इसी प्रकार जीरो लिख लिख कर इसमें एक या दो या तीन जितने भी जीरो बढ़ाकर एक लिख दोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये इससे भी छोटी संख्या है। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूं कि किस प्रकार हम ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1.25 और 1.0037, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो यदि मैं यहां पर भी पूरा अंक और अधूरा अंक है, इसीलिए ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं यहां पर पूरे अंक की बात करूं तो पूरा अंक यहां पर 1 है, और पूरे अंक की अगर यहां बात करूं तो पूरा अंक यहां भी 1 है, और 1 और 1 तो हो गया बच्चों बराबर। अब मैं इसके आगे देखूं कि पॉइंट के राइट में, पॉइंट से राइट में जाते हुए, कौन सी संख्या बड़ी है। तो 1 पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, और पॉइंट के बाद यहाँ 0 है। ठीक है, तो 2 और 0 में 0 जो है वो छोटा है। इसका मतलब अब हम चाहे इस संख्या में आगे कुछ भी लिखते रहें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1.25 है ये बड़ा है, क्योंकि 1 और 1 बराबर थे। लेकिन पॉइंट के सेम प्लेस पर जाकर जब हमने देखा, पॉइंट के बाद यहाँ सेम प्लेस पर, पॉइंट के बाद यहाँ पर उसी प्लेस पर जहां हमने यहाँ देखा, तो देखा कि यहाँ 2 बड़ा है और 0 छोटा है। तो ऐसी कंडीशन जब हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या छोटी है, ये संख्या इससे बड़ी नहीं हो सकती। चाहे अब हम इसमें यहाँ कुछ भी लिखते रहें, चाहे मैं यहाँ पर लिख दूं 8 7 6 5, कुछ भी लिख दूं, लेकिन मैंने किस तरह चेक किया, इसी तरह आपको चेक करना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहां तक जब मैंने देखा 1 और 1 तो बड़ा था, ठीक है, लेकिन यहां जब हमने 2 को देखा और यहां जब हमने 0 को देखा तो 2 बड़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। इसी प्रकार मैं आपको और भी कुछ संख्याओं के, दशमलव की संख्याओं के बारे में बात बताऊं, जैसे कि 1.5 और इसके पीछे लिखा हुआ है 0.000000, ये संख्या, और मैंने एक संख्या लिखी 1.5, ये संख्या, ये दशमलव की संख्या है। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि 1.5 और ये 0.0000 और 1.5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बच्चों, इस प्रकार की संख्या, जब संख्या पॉइंट के बाद संख्या हो और संख्या के बाद 0.0000 हो और उसके बाद कोई भी संख्या, अंत में कोई भी संख्या नॉन जीरो ना हो, बिना जीरो की कोई भी संख्या ना हो, तो फिर ये संख्या और ये संख्या बराबर मानी जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे ये कह दूं कि 1.5 0.000001 और 1.5, तो फिर अब ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं, बल्कि अब हमें किस प्रकार देखना होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। हम दशमलव की संख्या में, अगर कोई दशमलव की संख्या किसी अंक पर पूरी खत्म हो रही है तो हम उसके पीछे मन चाहे 0 लगा सकते हैं और मन चाहे 0 हटा सकते हैं। यदि कोई संख्या नहीं है अंत में, तो जैसे कि ये ऐसे नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे तो था नहीं, इसमें तो अंत हो चुका था 5 पर, इसलिए हम यहाँ पर 0.000000 इस प्रकार बढ़ा सकते हैं इस संख्या में, और इस संख्या में कोई फर्क नहीं है, बराबर है। तो मैं यहां पर अगर देखूं तो इसके बराबर डिजिट कर लूं, यहां पर बराबर अंक पूरे कर लूं, तो 0.000000। अब मैं यहां पर देखूं कि 1 और 1 तो बराबर है, लेकिन जब हमने पॉइंट के बाद देखा तो 5 और 5 भी बराबर था, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अभी तक दोनों संख्याएं, ऊपर की और नीचे की, अभी तक दोनों संख्याएं बराबर हैं, अब भी दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब यहां हम देखें कि कौन सी अंक बड़ी है, तो मैंने देखा कि जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बड़ी हो जाती है और ये संख्या छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार कई सारे उदाहरण हैं, आप लोग खुद सोचकर और करके देखें। कुछ बच्चे क्लास 9th और 10th में आने के बाद यदि इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो वो इन चीज़ों को सीख लें, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आगे आप मैथ पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये।
तो मैं आपसे कहूं कि 23.1751 और मैं यहां पर लिखूं 39.98753। अब मैं यहां पर कहूं आपसे कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो यहां पर आप देखोगे कि पूरा अंक में देखें कि पूरा अंक में कितना कितना है, कौन कौन। तो यहां पर आपने देखा ये 23 है और ये 39 है। ये 23 दशमलव कुछ भी हो और ये 39 दशमलव कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि 39 तो 23 से बड़ा होता है, अब चाहे इसमें कुछ भी लिख दें आप, इस वाली संख्या में आप 23.1751, अब इसके अंदर आप पीछे दशमलव के बाद आप कितनी भी संख्या, कुछ भी 9, 8, 7 कुछ भी लिखते रहें, लेकिन 39 बड़ा है। इस वजह से पूरा पूरा जो अंक है वो इस वाले पूरे अंक से बड़ा है, तो ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। आप लोग कुछ इस बात को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं 1.25। अगर मैं यहां रुपए की बात करूं कि 1 रुपया 25 पैसे, और मैं यहां पर बात करूं 1 रुपया 75 पैसे, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहां पर मैं देख रहा हूं कि 1 रुपया और 1 रुपया तो बराबर है, ये 1 रुपया है और ये 1 रुपया है, ये तो बराबर है, लेकिन पैसों में यहां पर फर्क हो रहा है, यहां पर 25 पैसे हैं और यहां पर 75 पैसे हैं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन हमेशा हम इस तरह पैसों से ही इसको नहीं देखेंगे, बल्कि जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा था कि इनमें किस प्रकार से हम छोटी बड़ी संख्याएं देखें, हमें उसी प्रकार इन संख्याओं को देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो फिर मैं आपसे फिर से एक आध संख्या के बारे में और पूछ लेता हूं और फिर मैं उसको बता भी देता हूं कि 3.157 और 3.0198, मैं यहां बात करूं आपसे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 पूरा अंक है और ये 3 पूरा अंक है। अब हम दशमलव में चले जाते हैं, दशमलव के पीछे हम दशमलव से सीधे हाथ पर, दशमलव से राइट में, दशमलव से राइट में, यहां भी हम दशमलव से राइट में उसी जगह देखते जाएं जिस जगह यहां देखें। यहां पे हमने दशमलव के 1 कदम पर देखा, तो यहां भी हम दशमलव के 1 कदम पर देखें, 1 कदम पर देखें, तो यहां पर हमने देखा 1 है और यहां हमने देखा 0 है। 3.1, तो 1 1 और 3.0, अभी मैंने आगे नहीं पढ़ी है डिजिट, लेकिन ये है 3.1 और ये है 3.0। तो अब ये बड़ा है 1, 3.1, 1 0 से बड़ा है, उसी प्लेस पर है 1, जिस प्लेस पर यहाँ 0 है उसी प्लेस पर यहाँ 1 है, और 1 बड़ा है, प्लेस सेम होनी चाहिए, 1 बड़ा है तो फिर ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। दोस्तों इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, वरना आप यहां पर इन सवालों को समझने में परेशान रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार हम दशमलव की संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है देखें, तो फिर मैं इसी प्रकार से आपसे ये कहूं कि 1.1 से छोटी संख्या लिखनी है हमको, तो 1.01 इससे छोटी है। अब मैं इधर जा रहा हूं छोटे की तरफ, मैं इधर जा रहा हूं छोटे की तरफ, छोटे की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और देखेंगे 1.0001, 1.0001, 1.0001, 1.00001, 1.00001, 1.0000001, 1.0000001, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1.1 से छोटी ये है। अभी मैं आपसे कहूं कि 1.1 से छोटी ये है और इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, और मैं ये कहूं क्या 1.1 और 1.01 से 1.1 और 1.01 से 1.1 से छोटी और 1.01 से बड़ी और संख्याएं हैं, तो ऐसी यहां पर अभी अनंत संख्याएं हैं, ठीक है ना, हमेशा अनंत संख्याएं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं इस प्रकार की हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है ना बच्चों। 1.01 और अच्छा 1.2, इस प्रकार ये संख्या हो चुकी। अब यहां पर हम इन दोनों के बीच में कोई भी दो संख्याओं के बीच में, इसको हटा दीजिए, कोई भी दो संख्याओं के बीच में 1.01 और 1 इससे छोटी, इससे छोटी ये संख्या रेखा पर यहां पर है 1.01। मैंने माना कि यहां पर संख्या रेखा पर कोई संख्या है जो इससे छोटी है, वो है 1.001, ठीक है ना, इससे छोटी है, जाहिर सी बात है, एक ही 0 लगा लेते हैं, चलो 0 1, ठीक है, तो हमने 2 ही 0 लगाए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में, और दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि गैर दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याएं
गैर दशमलव संख्याएं और गैर दशमलव संख्याएं और कुछ दशमलव संख्याओं को मिला लिया जाए, गैर दशमलव संख्याएं और कुछ दशमलव संख्याओं को मिला लिया जाए तो वो कहलाती हैं हमारी परिमेय संख्या। मैं इस बात को आपको लिखा चुका हूं और समझा भी चुका हूं। इन दोनों के बीच में यदि हम देखें कि कितनी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना, कितनी परिमेय संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में, या मैं ये कहूं कि इन दोनों के बीच में कितनी दशमलव की संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं अनंत है बच्चों। इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटी अभी अनंत लिखी जा सकती हैं और इससे बड़ी भी अभी अनंत लिखी जा सकती हैं। और वहां पर भी हम किन्हीं दो नंबर के बीच में बहुत छोटी छोटी दो नंबर, किन्हीं बहुत छोटी छोटी और बहुत पास की दो संख्याओं के बीच में भी हम अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। दो बहुत ही ज्यादा पास की दो संख्याएं हों, उनके बीच में भी हम अनंत संख्या निकाल सकते हैं, अनंत संख्याएं होती हैं उनके बीच में भी। एक बार बच्चों हम इस प्रकार से देखते हैं कि दशमलव संख्याओं को का वर्गीकरण किस प्रकार है। तो दशमलव संख्याएं हुई आपकी दो प्रकार की, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की हुई, एक हुई अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और एक हुई अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या आप किस प्रकार देखते हैं कि 1.1, 1.2, 1.3 या 1.5, ये, या मैं ये कहूं 123.562, या मैं कहूं 130.15, या मैं आपसे कहूं 125.25। इस प्रकार की संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं हैं, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद दशमलव रुक गया है, पॉइंट के बाद यहां पर दशमलव के बाद संख्याएं रुक गई हैं, दशमलव के बाद संख्याएं रुक गई हैं, इसलिए ये जो संख्याएं हैं ये सभी शांत दशमलव संख्याएं हैं। अब मैं यहां पर लिखता हूं यदि 120.1217, 1217, 1217, 1217, 1217, 1217 और इसी प्रकार ये चलता चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 120.1217, 1217, 1217, 1217, 1217। आप यहां देख रहे हैं कि 1217 खुद की आवृत्ति कर रहा है, खुद को दोहरा रहा है। खुद को जब दोहरा रहा है ये नंबर, ये 1217, तो हम ये कहेंगे कि जो संख्या दशमलव के बाद खुद को दोहराती है, ठीक है, तो ये हो जाती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो हम इसको लिखते हैं 120.1217 पर हम लगा देते हैं, 1217 पर हम लगा देते हैं बार, ठीक है। बार का मतलब ये हुआ कि 1217, 1217, 1217 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये हुई हमारी अशांत आवर्ती संख्याएं। ये कहीं भी ये हो सकता है कि 10 डिजिट के बाद, 10 अंक के बाद खुद को दोहराना शुरू करें, हो सकता है ये 11 अंक के बाद खुद को दोहराना शुरू करें, हो सकता है ये 15 अंक के बाद खुद को दोहराना शुरू करें, हो सकता है ये 20 अंक के बाद खुद को दोहराना शुरू करें, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं 3.1412786, 1412786, 1412786। तो यहां आप देख रहे हैं कि 1412786, 1412786, 1412786 बार 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 खुद की आवृत्ति कर रहा है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 अंक बाद इसने ऐसा करना शुरू किया, 7 अंकों बाद दोबारा से जो अंक आए वो वही आए जो पहले आ चुके थे। तो इस प्रकार जब बार बार वही अंक दोहरा के आते हैं, जैसे कि ये अंक बार बार खुद को दोहरा कर ला रहे हैं, तो हम इनको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.1412786 और इस पर बार लगा सकते हैं इस प्रकार बच्चों। अब हम देखते हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत तो हैं, अशांत का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद ये संख्याएं चलती चली जा रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं। लेकिन यहाँ अनावृत्ति का मतलब ये हो रहा है कि दोबारा खुद को दोहरा नहीं रही हैं, दोबारा खुद को दोहरा नहीं रही हैं और कभी भी नहीं दोहरा रही हैं। ना 20 अंक के बाद दोहरा रही हैं, ना 25 अंक के बाद दोहराएंगी, ना 40 अंक के बाद दोहराएंगी, ना 50 अंक के बाद दोहराएंगी, ना 100 अंक के बाद दोहराएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं 0.101253 783 1
5 0 1 2 9। अब इस प्रकार से ये संख्या चलती चली जा रही है बच्चों, चलती चली जा रही है। तो हम इस पर बार नहीं लगा सकते, हम इस पर बार नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्याओं का ग्रुप, संख्याओं का कोई भी समूह या अंकों का कोई भी समूह, अंकों का कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं कर रहा कि पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ दोबारा खुद को दोहरा रहा हो, दोबारा खुद को रिपीट कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हम बोलते हैं अनावृत्ति, क्योंकि आवृत्ति हो नहीं रही, आवृत्ति हो नहीं रही, तो हम यहाँ पर कहते हैं अनावृत्ति। कुछ बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, उनको ऐसा लगता है कि 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, तो आवृत्ति तो हो गई 1 1 1, बार बार खुद को दोहरा रहा है। लेकिन ये बात बताने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये बात यहाँ पर नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा खुद को, पूरा का पूरा समूह के साथ खुद को दोहराना, पूरे के पूरे समूह के साथ दोहराना। ठीक है, अगर खुद में अकेला है तो अकेला दोहराएगा, तो फिर वो इधर पहुंच जाएगा। जैसे कि 1.333 अकेला है, अकेले ने ही खुद को दोहरा दिया। कभी कभी ग्रुप के साथ दोहराएगा खुद को, जैसे कि 1.252525, तो यहाँ खुद को बार बार आवृत्ति की यहाँ पर। या फिर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 0.1259 तो यहाँ पर पूरा का पूरा इसने फिर भी अंकों के समूह के साथ खुद को दोहरा लिया। और यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा, कभी दोहराना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि ये कभी दोहराना शुरू नहीं करते हैं, कभी दोहराना शुरू नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अशांत अनावृत्ति दशमलव कहा जाता है। और इन अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याओं को ही, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याओं को ही, गौर से सुने बच्चों, इन अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याओं को ही अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इन अपरिमेय संख्याओं को ही हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये हैं वो संख्याएं, इन्हें ही हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये हैं बच्चों अपरिमेय संख्याएं, और ये हैं बच्चों परिमेय संख्याएं, और ये भी हैं परिमेय संख्याएं। ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है, ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है। और ये p/q के रूप में ये भी लिखी जा सकती है, जो लिखने का तरीका है वो हम आपको पढ़ाएंगे कि ये p/q के रूप में किस प्रकार लिखी जाती हैं। लेकिन हम आपको ये वाले तो पहले ही दिखा देंगे शांत में, शांत दशमलव संख्याएं p/q के रूप में कैसे लिखी जा सकती हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2.31, तो हर बच्चा इस चीज को जानता है, आप लोग भी जानते हैं कि हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में हम क्या करेंगे कि 1 2 2 0 लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 1। तो इसका मतलब 231/100 के रूप में हमने लिख ली, 2.31 को p/q के रूप में लिख लिया। ठीक है ना बच्चों, p/q के रूप में लिख लिया। तो इनको भी लिखा जा सकता है, शांत को भी लिखा जा सकता है, लेकिन अशांत अनावृत्ति संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इन्हें p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए इनको परिमेय संख्याओं की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इनको अलग नाम अपरिमेय संख्या रखा गया और ये अपरिमेय संख्याएं कहलाई गईं। तो बच्चों परिमेय संख्याएं जो हमारी होती हैं वो सभी गैर दशमलव संख्याओं का ग्रुप, और सभी शांत दशमलव संख्याएं और सभी अशांत दशमलव संख्याएं, ये सब को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या गैर दशमलव भी होती है, परिमेय संख्या दशमलव संख्या भी होती है। दशमलव संख्याओं में शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव को परिमेय संख्या कहा जाता है, लेकिन अशांत अनावृत्ति दशमलव को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को। और गैर दशमलव संख्याएं कई होती हैं आपके सामने, प्राकृतिक संख्या हो गई आपके सामने, पूर्ण संख्या हो गई आपके सामने, और पूर्णांक हो गए आपके सामने। तो ये सभी संख्याएं जो हैं ये सब की सब कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं, सब परिमेय संख्याएं। क्योंकि परिमेय संख्या को जब हम बता रहे थे कि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्राकृतिक संख्या लिखूं 1 2 3, तो इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, इसके बटे में भी 1 लिखा जा सकता है, इसके बटे में भी 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखने से उसका मान बदलता नहीं है। जैसे अगर मैं 2 के बटे में 1 लिख दूं तो वह 2 ही रहेगा, लेकिन यदि मैं 2 के बटे में 2 लिख दूं तो वह 1 हो जाता है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब एक तो हर एक के नीचे होता ही है, एक तो हर एक के नीचे होता ही है। यहाँ पर मैं एक और उदाहरण बताऊं आपको कि अगर हम 5 के बटे में 1 लिख दें तो वह 5 ही रहता है, लेकिन 5 के बटे में यदि हम 2 लिख दें तो वह 2.5 हो जाता है।
ढाई हो जाता है। इसका मतलब दो, एक हर किसी संख्या के अपॉन में होता है। तो हम इस तरह से हम क्या कहते हैं कि 0 1 2 3, 0 1 2 3 ये भी क्या है, ये भी परमेश संख्याएं हैं, क्योंकि 0 के बटे में भी 1 लिख दो, 1 के बटे में भी 1 लिख दो, 2 के बटे में भी 1 लिख दो, 3 के बटे में भी 1 लिख दो, तो फिर ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहेंगे हम लोग कि ये सभी की सभी संख्याएं परमेश संख्याएं हैं। ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार मैं पूर्णांक की बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार मैं यहाँ पर देखूं, इसके बटे में भी 1 को लिखा जा सकता है, इसके भी और 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 इसके भी। तो इस प्रकार से हमने कहा कि हर एक संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है वो परमेय संख्या होती है। दूसरा, मैंने इसी को इस तरह भी आप लोगों से कहा और समझाया और लिखवाया है कि प्रत्येक गैर दशमलव संख्या जिसमें कि दशमलव नहीं होता, मतलब बिना पॉइंट वाली संख्या, और शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, मतलब पॉइंट वाली कौन सी जहां पर रुक जाता है पॉइंट, और पॉइंट वाली कौन सी जहां पर पॉइंट के बाद नंबर रुक जाता है वो वाली, और पॉइंट के बाद नंबर चलता चला जाता है लेकिन खुद का रिपीट करता रहता है, खुद को रिपीट करता रहता है। इसलिए ये संख्या और ये संख्या, ये सभी संख्याओं को मैंने बताया था कि ये सभी संख्याएं कुल मिलाकर परमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, यदि मैं आपसे यहाँ पर गैर दशमलव संख्याएं जो कि परमेय संख्याएं होती हैं, गैर दशमलव संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं, यदि मैं आपके सामने लिखूं यहाँ पर प्राकृतिक संख्या और इसके बारे में आपसे कुछ प्रश्न करूं कि 1 2 3 4 5 6, मैं आपसे प्रश्न ये करूं कि मुझे बताइए कि 2 और 5 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कि 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3। सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर 3 हैं, और प्राकृतिक संख्याएं दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती। दशमलव वाली संख्याएं तो यहाँ होती ही नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं में दशमलव वाली संख्याएं वहां बोल देंगे कि हाँ दशमलव वाली संख्याएं परमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन दशमलव वाली संख्याएं परमेय संख्या तो हैं, लेकिन दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं संख्याओं की बात करूंगा जो पूरे पूरे अंक यहाँ पर रखे हुए हैं, जो पूरा पूरा अंक यहाँ पर रखा हुआ है, जो पूरी संख्या यहाँ पर रखी हुई है, दशमलव की नहीं, जो पूरी संख्या यहाँ पर रखी हुई है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 6 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो आप कहेंगे कि 3 हैं। मैं आपसे कहूं कि कितने प्राकृतिक संख्याएं, तब भी 3 है। मैं आपसे कहूं कि कितने पूर्ण संख्याएं हैं, तब भी 3 है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सामने एक और प्रश्न रखा, मैंने कहा कि 0 1 2 3 4 5 6, मैं आपसे ये कहूं कि 0 और 4 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, 1 2 3। यदि मैं आपसे ये कहूं कि 0 और 4 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तब भी आप कहेंगे 1 2 3। लेकिन यहां पर यदि मैं आपसे कहूं कि 0 और 4 के बीच में, 0 और 4 के बीच में, या सॉरी 1 और 4 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हैं 2 सिर्फ, और कितने पूर्ण संख्याएं हैं, तो भी हैं 2 सिर्फ। तो इस बात का डिफरेंस को समझा कि 0 लग जाने से क्या फर्क हो रहा है। ठीक है। अब मैं यहां पर आपसे कहूं पूर्णांक में भी मैं आपसे इसी प्रकार का प्रश्न पूछूं कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, मैं आपसे ये कहूं कि -2 और 2 के बीच में कुल कितने पूर्णांक हैं, तो आप कहेंगे 1 2 और 3। लेकिन मैं यहीं पर अपना प्रश्न बदल लूं और मैं आपसे ये कहूं कि -2 और 2 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राकृतिक संख्या है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती, ये संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं है, ये भी संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं है। सिर्फ धनात्मक संख्याएं ही होती हैं, सिर्फ धनात्मक, 0 भी नहीं होता, सिर्फ धनात्मक संख्याएं ही होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आप आंसर को यहां पर समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या पूछा, -2 और 2 के बीच में कितनी, -2 और 2 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो फिर 1 है। मैं यहीं पर अपना प्रश्न बदल दूं, -2 और 2 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो फिर पूर्ण संख्याएं 2 हो जाएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 और 1 होता है, और 0 और 1 यहाँ पर मौजूद है, 0 और 1 यहाँ पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। लेकिन यहीं पर मैं अपना प्रश्न दोबारा से बदल देता हूँ, एक बार और बदल देता हूँ, और मैं कहूँ -2 और 2 के बीच में कितनी पूर्णांक है, इस बार बोला मैंने, पूर्णांक बोला है इस बार, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो यहाँ पर कितनी हो गई,
3 पूर्णांक हो गई। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के कोई भी 2 यहां से उठा लें कि यहां पे मैं 1 और 2 के बीच में पूछता रहूं कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कोई नहीं है। कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 0 है, कोई नहीं है। कितनी पूर्णांक हैं 1 और 2 के बीच में, कोई नहीं है, 0 है। इसी प्रकार मैं यहां पर कहूं आपसे कि 5 और 6 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कोई नहीं है, 0 है। मैं आपसे कहूं कि 5 और 6 के बीच में कितने पूर्ण संख्याएं हैं, तो कोई नहीं है, 0 है। मैं आपसे कहूं कि 5 और 6 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो कोई नहीं है, 0 है। लेकिन यहीं पर यदि सवाल बदल दिया जाए, यहीं पर यदि सवाल और टॉपिक में हल्का सा बदलाव कर दिया जाए और मैं यहाँ बात करूं और मैं यहाँ पर लिख दूं कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हैं, या मैं लिखूं 0, 1, 2, 3। मैं आपसे कहूं कि 0 से 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याएं तो वो सभी होती हैं, मतलब कि दशमलव की संख्या और शांत दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव की संख्या के अंतर्गत ही शांत दशमलव संख्या होती है, अर्थात शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, तो यहां दशमलव की संख्याएं भी आएंगी। जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहां पर यह कहूं कि 0 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो 0 और 1 के बीच में ही अनेक परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि अगर मैं 0 से अगला नंबर लिखना चाहूं, 0 से अगली परिमेय संख्या लिखनी चाहूं, 0 के जस्ट बाद, जैसे मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो 1 के जस्ट बाद कौन आता है, 2। इसी प्रकार यदि मैं ये कहूं कि 0 के बाद, 0 के तुरंत बाद, जैसे जैसे प्राकृतिक संख्याओं में 1 के तुरंत बाद 2 आता है, उसी प्रकार मैं यहां से कहूं, यहां पर ये कहूं या यहीं पर कहूं कि परिमेय संख्याओं में 1 के तुरंत बाद कौन आएगा, तो बताना असंभव है। किस प्रकार असंभव है, इस बात को मैं कई दफा कई बार बता चुका हूं। जैसे मैं लिखूं कि इसके बाद 1.1 आ जाएगा, ठीक है, आपने कहा कि इसके बाद 1.1 आ जाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोला कि इससे पहले तो 1.01 आ जाएगा, तीसरा व्यक्ति बोलेगा कि इससे पहले 1.001 आ जाएगा, एक और व्यक्ति आ जाएगा, वो कहेगा इससे छोटा तो 1.0001 है, और हम जानते हैं यहां पर कि इससे भी छोटी संख्या 1.00001 है। मैंने आपको ये जांचना बताया कि कौन छोटी संख्या होती है परिमेय में और कौन बड़ी संख्या होती है दशमलव वाली संख्याओं में, कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। इस बात को मैंने आपको समझाया ही है, और इस बात को समझने की आप कोशिश करें। यदि ये बातें नहीं जानते होंगे कि कौन सी संख्या दशमलव की संख्याओं में बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं फिर। तो देखिए, समझिएगा इसको। मैं आपसे कहूं 3 व 4 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखो। 3 व 4 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखो। मैं आपसे ये कहूं, देखें संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर ये हो गई 3 और ये हो गई 4। अब मैं कह रहा हूं कि 5 परिमेय संख्याएं लिखिए, तो आप कह सकते हो ठीक है सर, 3.1, 3.12, 3.13, 3.14 और 3.15। तो ये हुई कितनी पूछी, 5 परिमेय संख्याएं पूछी, तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं हम लोगों ने निकाल ली। ये 3 और 4 के बीच में ही है। ये सभी संख्याएं 3 से तो बड़ी हैं, लेकिन 4 से तो छोटी हैं, तो 3 से बड़ी हैं, 4 से छोटी हैं, मतलब इसके बीच में ही है। लेकिन प्रश्न हमसे परिमेय संख्याओं का था, हमने परिमेय संख्याएं बता दी। लेकिन मैं यदि आपसे ये कहूं कि हमें परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में ही बतानी है, यदि मैं आपसे ये कहूं कि दशमलव के रूप में नहीं बतानी है और P/Q के रूप में ही बतानी है, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 3.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं जानता हूं कि यहां पर अपॉन में 1 है, पॉइंट हटाया तो यहां 0 बढ़ा लिया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 31/10 आ गई। कौन संख्या, जो 3 और 4 के बीच में है परिमेय संख्या, P/Q के रूप में हमने लिख दी। अगर मैं यहीं पर लिखूं 3.12 और बटे में 1 होता ही है, और पॉइंट हटाऊं और पॉइंट के पीछे देखूं कि कितनी अंक हैं, तो यहाँ 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दें। वहां 1 अंक था पॉइंट के सीधे हाथ पर, पॉइंट के सीधे हाथ पर 1 अंक था तो 1 0 लगा दिया। यहाँ पर पॉइंट के सीधे हाथ पर 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दिए। तो ये उत्तर आ गया 312/100। हम इसको बच्चों काट पीट कर इसको और छोटा कर देंगे और कह देंगे कि 3 और 4 के बीच में ये हमने 2
परिमेय संख्याएं प्राप्त कर ली। इसी प्रकार बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि 3.14 है, 3.13 है बच्चों, 3.13 है। यहाँ से बच्चों मैं पॉइंट हटाऊं और हम जानते हैं कि 1 है और 2 अंक हैं यहाँ पर पीछे, तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लगा दूंगा। ठीक है ना बच्चों। तो 313/100 मैंने परिमेय संख्या लिख दी जो 3 और 4 के बीच में है। तो ये हमारा एक मेथड हुआ कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में 3, 4, 5 जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जाएं तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार हमें किताबों में दिखाया गया है परिमेय संख्याओं को निकालना। एक ट्रिक बच्चों यहाँ पर ये और लग जाती है इस प्रकार, जैसे कि 3 और 4 मैंने लिख दिए यहाँ पर कि यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है। 3 और 4 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं, तो मैं 5 में 1 जोड़ देता हूं तो आ जाते हैं बच्चों 6, तो आ जाते हैं बच्चों 6। अब मैं इस 6 का इस 3 में गुणा और 3 में भाग कर दूं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या, जैसे कि कोई संख्या 5 है, यदि मैं इसमें 10 का गुणा करूं, 10 का गुणा कर दिया मैंने 5 में, और मैं इसमें 10 का भाग भी कर दूं, तो फिर ये संख्या वही रहेगी, बदलेगी नहीं। 10 से 10 कट गया, रहा वही। लेकिन हम अपने स्वार्थानुसार इस तरह की चीजें गणित में करते रहते हैं, अपने मतलब के अनुसार हम इस तरह की चीजें गणित में करते रहते हैं। तो मैं यहां पर ये करूंगा कि ये जो उसने कहा था कि 5 परिमेय संख्याएं बताइए, तो मैंने यहां पर एक ज्यादा ले ली 6। अब मैं क्या करूंगा कि 3 गुणा 6/6, तो 3 6 18/6। ठीक है, और यहां पर मैं इसको लिखूंगा 4 गुणा 6/6, 4 6 24/6। ये मैंने लिख दिए। और मैं जानता हूं कि ये जो 3 है वो किसके बराबर आ जाता है, वो जो 18/6 हमने निकाला है और जो 3 है वो बराबर है। और हम यहां पर भी जानते हैं कि जो 4 है वो 24/6 है, 24/6 है। अब हमें कुछ नहीं करना बच्चों इसमें। यहां पर मैं लिखूं 18 के बाद यहां लिखूं 19/6, और फिर यहां पर लिख देता हूं मैं 20/6, और फिर मैं यहां पर लिख देता हूं 21/6, और फिर हम यहां लिख देते हैं 22/6, और हम यहां लिख देते हैं 23/6। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्याएं निकाली कि 3 और 4 हमारे पास दो संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्याएं भी हैं, ठीक है ना, और जो कि प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, जो कि पूर्ण संख्याएं भी हैं, जो कि पूर्णांक भी हैं। तो हमने 3 और 4 के बीच में, अगर हम प्राकृतिक संख्या देखें तो 3 के बाद 4 ही आता है, कोई बीच में नहीं आता। यदि हम प्राकृतिक संख्या ना देखकर हम पूर्ण संख्या देखें तो 3 के बाद 4 ही आता है दोस्तों। यदि हम पूर्णांकों की बात करें तो हम ये कहें कि 3 के बाद कौन आएगा, या 3 और 4 के बीच में कौन आएगा। पूर्णांक कोई नहीं है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में पूर्णांक कोई नहीं है, 3 और 4 के बीच में पूर्ण संख्या कोई नहीं है, 3 और 4 के बीच में प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। 3 के बाद 4 ही आएगा प्राकृतिक संख्या में भी, और 3 के बाद 4 ही आएगा पूर्ण संख्या में भी, और 3 के बाद 4 ही आएगा पूर्णांक में भी। लेकिन परिमेय संख्याएं इनके बीच में होती हैं, तो हमने आपको निकाल कर दिखाई। तो इस प्रकार आप बच्चों परिमेय संख्याओं को निकाल पाया करेंगे, उम्मीद करते हैं हम। देखते हैं बच्चों, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की हैं। दशमलव संख्या शांत प्रकार की और अशांत, एक शांत होती है और एक अशांत। अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होती है आपकी अशांत अनावर्ती, और एक होती है आपकी अशांत अनावर्ती, और एक होती है अशांत आवर्ती। आवर्ती और अनावर्ती ये होती है। अशांत आवर्ती मैंने आपको बताई कि 1.1257, 1257 इस प्रकार की भी हो सकती है, 1.121212, या इस प्रकार की हो सकती है कि 123.272727 इस प्रकार भी हो सकती है। इस प्रकार हो सकती हैं ये दशमलव। कौन सी? अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। ये हम समझ रहे हैं कि यहां पर अशांत आवर्ती भाग करने पर प्राप्त होगी, नॉर्मल वाले भाग प्राप्त करने पर प्राप्त होती है। मैंने आपको 1-2 भाग करके दिखाए भी हैं। यहां पर मैं अगर आपको बताऊं कि अशांत अनावर्ती कौन सी संख्याएं होती हैं, तो
रूट में वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं, अशांत अनावर्ती होती हैं। ठीक है ना। जैसे अंडर रूट वन, वन एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती नहीं है, बल्कि ये गैर दशमलव संख्या हो जाती है। अब बात हम करते हैं अंडर रूट दो, अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट चार। चार एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये भी यहाँ नहीं होती। और ये क्योंकि अंडर रूट चार का मान 2 होता है, क्योंकि अंडर रूट एक का मान 1 होता है, इसलिए ये और इसी प्रकार की वे सभी संख्याएं रूट वाली अशांत अनावर्ती संख्याएं ही होती हैं जिनके पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं वे सभी संख्याएं, उन सभी संख्याओं का वर्गमूल ले लें आप, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं उन सभी संख्याओं का वर्गमूल ले लें, तो वे सभी अंडर रूट वाली संख्याएं ही अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं, अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हटा दें आप और इसकी जगह हम लोग क्या लिखें, ये लिखें, ये अंडर रूट दो कॉमा अंडर रूट तीन कॉमा अंडर रूट पाँच कॉमा अंडर रूट छः कॉमा अंडर रूट सात कॉमा अंडर रूट आठ कॉमा अंडर रूट नाइन। अंडर रूट 9 यहाँ की नहीं है, क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसका वर्गमूल 3 होता है, इसलिए ये संख्या गैर दशमलव संख्या है और ये परिमेय संख्या है, ये इधर की संख्या नहीं है, ये संख्या इधर की नहीं है, ये संख्या इधर की नहीं है। यहाँ पर आएगा अगला संख्या अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट में 13 और अंडर रूट में 14 और अंडर रूट में 15 और अंडर रूट में 16। बच्चों ये संख्या भी यहाँ की नहीं है, मतलब ये है कि अशांत अनावर्ती नहीं है, बल्कि ये तो गैर दशमलव संख्या हुई, क्योंकि अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, क्योंकि अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, क्योंकि अंडर रूट 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये दशमलव संख्या ही नहीं है, बल्कि ये तो गैर दशमलव संख्या हुई। तो ये सभी संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं। और इसी प्रकार की सभी अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी हैं बच्चों, और यहाँ पर एक संख्या पाई है, पाई के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा एक अलग से वीडियो बनाकर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सभी संख्याएं अंडर रूट के अंदर की सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2, और ये सभी संख्याएं जो अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं, ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनका उन सभी संख्याओं का वर्गमूल, इन सभी संख्याओं का वर्गमूल, वे सभी अंडर रूट वाली संख्याएं, वे सभी अंडर रूट वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल संभव नहीं है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, जिनका वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है, वे सभी संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं और वे ही सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखते हैं बच्चों इस प्रकार से, इस तरह से कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, गैर दशमलव, शांत और अशांत आवर्ती। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 इस प्रकार होती हैं, सभी आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं जो 0 1 2 3 इस प्रकार होती हैं, सभी आपके पूर्णांक जो 0 1 2 3 और -1 -2 इस तरह से चलती चली जाती हैं, इस तरह से चलती चली जाती हैं। तो ये सभी की सभी संख्याएं प्राकृतिक पूर्णांक, ये सभी की सभी गैर दशमलव संख्याएं हैं और ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं। और अशांत और शांत दशमलव अर्थात 2.5 या 7.92 ये संख्याएं कैसी हैं, ये शांत दशमलव हैं, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अशांत आवर्ती इसका मतलब 3.129129129। तो ये संख्या रुक नहीं रही, अशांत है, रुक नहीं रही, लेकिन आवर्ती हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, ये संख्या भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये मैंने आपको बताई। अंडर रूट की सभी संख्याएं, सभी अंडर रूट की संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो, वे सभी अंडर रूट की संख्याएं कौन सी होती हैं, अशांत अनावर्ती होती हैं और वे सभी संख्याएं ही परिमेय संख्या होती हैं। जैसे अंडर रूट
2 √3 √5 √6 डॉट 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 √11 √15 डॉट 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 अंडर रूट में 29 डॉट 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 अंडर रूट में 123। ऐसे कई संख्याएं हैं, कई संख्याएं, डॉट 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 का मतलब कई संख्याएं इस प्रकार की भरी पड़ी हैं। उसी के साथ एक संख्या भरी पड़ी है पाई, एक संख्या भरी पड़ी है पाई। पाई के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये सभी संख्याएं जो अंडर रूट वाली सभी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो, ठीक है ना, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो, वे सभी अंडर रूट वाली संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये समझ लीजिएगा बच्चों, ये आपका मैंने टॉपिक यहां तक कंप्लीट कराया। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और डिटेल के साथ भी पढ़ाएंगे और सिर्फ ओवरव्यू भी कराएंगे और सिर्फ आपकी क्लास के क्वेश्चन भी कराएंगे। ये सारी ही चीजें कराएंगे। जिस प्रकार जो बच्चा समझना चाहता हो वो बच्चा उस प्रकार से वीडियो को देख सकता है, लेक्चर को सुन सकता है। बाकी खुश रहिएगा बच्चों, खुश रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।